Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट greater the handicap of the students coming to the educational institutions greater the demand on the यानी कि जितने ज़्यादा हैंडीकैप्ड यानी कि आपके दिव्यांग जितने भी आपके दिव्यांग विद्यार्थी आपके विद्यालय में आएंगे, किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आएंगे, तो सबसे ज़्यादा डिमांड इनमें से किसकी बढ़ेगी? फैमिली की बढ़ेगी, सोसाइटी की बढ़ेगी, टीचर की बढ़ेगी या फिर स्टेट की बढ़ेगी। तो बात हो रही है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, मान लीजिए स्कूल की, ठीक है। यहाँ पर स्कूल में आपके एक क्लास में मान लीजिए, स्कूल में ही मान लीजिए आपके 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे हैं? दिव्यांग हैं। तो इनकी देखभाल के लिए क्या फैमिली इनके घर से आके इनकी देखभाल स्कूल में करेगी? नहीं करेगी। ये ऑप्शन इसलिए कट हो जाएगा। क्या समाज आएगा? नहीं, समाज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? अगर ये बढ़ रहे हैं तो समाज की नहीं बल्कि किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो हैंडीकैप स्टूडेंट, कोई भी हैंडीकैप हो गया या फिर कोई भी एक स्टूडेंट हो गया, तो इस स्टूडेंट को स्कूल में संभालने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है? टीचर की पड़ती है। तो हैंडीकैप स्टूडेंट जितने ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा टीचर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनमें अगर हम मान लीजिए कि 40 स्टूडेंट्स पर या 35 स्टूडेंट्स पर आपका एक टीचर आराम से वर्क कर लेता है। लेकिन जब बात आ रही है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स की, तो हैंडीकैप्ड कैसे होंगे? वो विजुअली हैंडीकैप्ड होंगे, ठीक है। आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, कोई पैर से लंगड़ा होगा, ठीक है, तो उसको चलने में प्रॉब्लम होगी। अब जो विजुअली है उसको देखने में प्रॉब्लम होगी, तो अलग अलग टीचिंग एड्स का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स के साथ डील करने के लिए। तो अलग अलग टीचर्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी जितने ज़्यादा हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि What are the characteristics of the continuous and comprehensive evaluation? जो आपका CCE है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? पहला है कि इससे वर्कलोड बढ़ा स्टूडेंट्स पे मल्टीपल टेस्ट होने की वजह से। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, वर्कलोड नहीं बढ़ा। दूसरा, इसने मार्क्स को ग्रेड्स के साथ रिप्लेस कर दिया। जहाँ पहले आपको 20 मार्क्स मिलते थे, अब आपको A ग्रेड मिल रहा है, B ग्रेड, C ग्रेड एंड D ग्रेड मिल रहा है। तो इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया। इन ग्रेडिंग सिस्टम के दोनों ही फायदे रहे, गुड इफेक्ट्स भी देखे गए, इसके बैड इफेक्ट्स भी देखे गए, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं उनको यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम से थोड़ा नुकसान पहुँचा, ऐसे कि कोई एक स्टूडेंट मतलब ग्रेडिंग सिस्टम में वहाँ पर ग्रेड सेट कर दिए गए। मान लिया कि जिसके 21 से 30 के बीच मार्क्स आएंगे उसको A ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब ऐसा बच्चा जिसके 21 मार्क्स आए हैं वो भी A ग्रेड लिया हुआ है और जिसके 30 मार्क्स आए हैं वो भी A ग्रेड लिया हुआ है। तो यहाँ पर मार्क्स का जो है वो थोड़ा सा ऐसे स्टूडेंट को जो अच्छे मार्क्स ला रहा है उससे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो 21 ला के A ग्रेड पर है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अच्छे और बुरे दोनों ही इफेक्ट्स हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इसने मार्क्स को ग्रेड्स के साथ बदला था। नेक्स्ट है आपका इट एवल्यूट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। दूसरा है कि इसने जितने भी एस्पेक्ट थे स्टूडेंट के सबको इवल्यूट किया। बिल्कुल, जब आपके एग्जाम हुआ करते थे वहाँ पर आपको सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट हुआ करते थे उनके अकॉर्डिंग मार्क्स मिला करते थे। अब क्या है, अब आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के मार्क्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। आपकी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, आप जो भी चूज़ करते हैं, स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, गेम्स हो गया, राइटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, तो सबके मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। आपके हर एस्पेक्ट पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि आपकी सिंगिंग भी अच्छी हो, आपका डांसिंग भी अच्छा हो, आप गेम्स में भी अच्छे हों, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सके, ताकि आप में लीडरशिप की भावना जो है वो उत्पन्न हो सके, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। फिर ये हेल्प कर रहा है एग्जामिनेशन फोबिया को कम करने में। बिल्कुल कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, पहले आपका क्या होता था, डायरेक्ट एग्जाम हुआ करते थे, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, आपके एनुअल एग्जाम हो गए,
ठीक है, दोनों एग्जाम्स हुए आपके 6 मंथ्स की डिफरेंस पे एग्जाम हुए। अब इससे क्या होता था, एग्जाम का डर लगा रहता था, पता नहीं कैसा होगा। इससे पहले तो सिर्फ एक ही बार एग्जाम होते थे, तो इस टाइम पे पूरी साल आप पढ़ते ही नहीं है, लास्ट टाइम पे फिर अब आपको एग्जाम का सिर्फ डर ही लगा रहता है, पता नहीं कैसा होगा, कैसा पेपर आएगा, कैसे हम मार्क्स लाएंगे, क्या होगा एंड ऑल। तो डर जो है वो बढ़ता जाता है और क्या होता है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं आते हुए पर भी छूट जाता है। लेकिन अब जो आपके ये फॉर्मेटिव हो रहे हैं, FA1 होता है आपका, FA2 होता है, यहाँ पर आपका कोर्स भी डिवाइड हो जाता है ना, कि आपके स्टार्टिंग में 2 चैप्टर्स का टेस्ट हो गया, बचे हुए 4 चैप्टर्स का यहाँ हो गया। फिर जब आपका SA1 आया तो यहाँ पर आपके 2, 4, 6 चैप्टर्स ये ले लिए, ये आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं, और 4 चैप्टर और इजी कर दिए, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर्स आपके SA1 में आ गए। तो अब क्या हुआ, ये दोनों 6 चैप्टर्स आप ऑलरेडी स्टडी किए हुए थे, वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, ओनली रिविजन करना है। 4 चैप्टर्स आपने और तैयार कर लिए, आपका एग्जामिनेशन हाफ ईयरली का आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, आराम से वहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर रहे हो। लेकिन जब आप पहले से तैयारी नहीं, अब आपको जब आपने FA1 दिया होगा, आपने लेसन सिर्फ 2 ही याद करने थे, आपने कर लिए, बहुत ईजी, ठीक है। अब आपके मार्क्स आए, आपने देख लिया कहाँ पर आपका वीक पॉइंट था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, एग्जामिनेशन का जो डर था बच्चों में से गायब होने लगा, ठीक है, और कोर्स शॉर्ट होने की वजह से वो अच्छा परफॉर्म भी कर सके। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारे सही हैं। सो अब हम इसका कोड देख लेते हैं, एंड B, C and D एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर D। तो ट्रिपल ये जो CCE है ये इससे बहुत अच्छा इफेक्ट डाला एजुकेशन सिस्टम पर। नेक्स्ट है हमारा, Which of the following attributes denote great strength of a teacher। अब यहाँ पर बोला है इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि टीचर की अच्छी स्ट्रेंथ को जो है वो एट्रीब्यूट करता है। तो देखिए, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, की जो टीचर है वो पूरे समय इन्वॉल्व रहता है इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट में, उसके कार्यभार में, एग्जाम्पल्स को सेट करता है, विलिंगलेस होता है टेस्ट के लिए, एग्जम्पशंस लेने के लिए, और मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज सेट, एग्जाम्पल सेट करता है और उसमें विलिंगनेस होती है कि वो टेस्ट के लिए एग्जम्पशन पुट कर सके और एक्नॉलेज कर सके मिस्टेक्स को। यहाँ पर भी आपका BCD सही जाएगा एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर B। Next move towards our next question, and it is which one of the following statement is correct in the context of multiple choice type question। आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट प्रोवाइडेड हैं और पूछा गया है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ बोला है कि यहाँ पर आपके ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन होता है। मतलब ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन में क्या है, आप या तो ट्रू बताओगे या फिर फॉल्स बताओगे, इन दोनों में से बताओगे तो आपके 50% चांस रहेंगे एक क्वेश्चन के सही होने के, है ना, ठीक है। 50% चांस रहेगा, आप या तो सही 50% है कि या तो सही जाएगा या गलत जाएगा, तो 50% चांस रहते हैं। लेकिन जब ये आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो यहाँ पर आपको मिनिमम 4 ऑब्जेक्टिव तो प्रोवाइड होते ही होते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, यानी कि आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो उसके सिर्फ 25% चांसेस होते हैं कि वो आपका सही है या फिर गलत है, ठीक है। दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब ये लेस ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन से। ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे बोल दिया कि राइट अ एसे ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, तो अब आपको पूरा लिखना है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस हैं क्या, कैसे डिराइव करते हैं एंड ऑल। तो ये आपका ऐसे रहा। अब यहाँ पर तो सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शंस क्वेश्चन दे दी जाएंगे, पूछ लिया इनमें से कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक पे टिक मार दिया, ठीक है। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा बोला है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। ऐसे कैसे होंगे, सब्जेक्टिव तो होता ही नहीं है MCQ, है ना। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन से ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, नहीं सब्जेक्टिव तो ये है ही नहीं, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि कम ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन से। अरे कैसे ऑब्जेक्टिव, क्या ऐसे में आपको ये ऑब्जेक्टिव देता है, आपको नहीं देता है, और इन यहाँ बोल दिया कम ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर A के साथ जाएगा। बिल्कुल ट्रू और फॉल्स पे आपको सिर्फ क्या करना है, मतलब 50% चांस है, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ सिर्फ 2 हैं, यहाँ 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका
As chairman of an independent commission on education, Jacques Delors report to UNESCO was titled। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि जो जैक्वेस डेलर की रिपोर्ट थी यूनेस्को के लिए, उसको क्या नाम दिया गया था? इंटरनेशनल कमीशन बोला गया था ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, या फिर वो लर्निंग द ट्रेजर विद इन थी, या फिर वर्ल्ड डिक्लेरेशन था ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। एंड इट इज ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर मीन्स खजाना। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। अब अच्छी टीचिंग के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डायग्नोसिस की, रेमेडी की, डायरेक्शन की, या फिर फीडबैक की। डायग्नोस आप कब करोगे? देखिए, डायग्नोस क्या है कि आपने कोई प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, पता लगाया कि स्टूडेंट जो है उसमें क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें मान लीजिए कि डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम आ रही है, वो वर्ड्स को जो है वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको जो वर्ड्स हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या किया? उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया। प्रॉब्लम डायग्नोस की आपने, अब आपने सोचा कि इसको हम कैसे, अब उसके लिए एक रेमेडी भी दोगे ना कि किस तरह से इस परेशानी से उभरा जा सके, कैसे बच्चे के साथ डील किया जाए, उसको क्या रेमेडी प्रोवाइड की जाए जिससे कि उसके जो यहाँ पर इन वर्ड्स में जो कन्फ्यूज़न है वो ना रहे। आप उसको बी और डी के बीच में डिफरेंस करना कैसे सिखाएं, तो आप इसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। फिर आप उसको डायरेक्शन एक देंगे कि उसको किस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, हार्ड वर्क करना है, लेस वर्क करना है, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, तो ये सब आप उसको डायरेक्शन दोगे। और ये जब तीनों चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आप फीडबैक लोगे कि आप बच्चे में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो बिल्कुल गुड टीचिंग की अगर हम बात करें तो इन चारों की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो ए बी सी एंड डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। रिसर्च से क्वेश्चन हैं, बोला है कि जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च होती है उसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह आपका गलत होगा। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च में क्या होता है, ये आपकी नॉलेज का पता लगाता है एक पावर की तरह, ये आपके पीपल पे जो है वो इम्फेक्ट डालता है एक्सपर्ट्स की तरह, ये आपका एक कलेक्टिव प्रोसेस है इंक्वायरी का, या फिर ये कि सोल अकेला पर्पस है नॉलेज के प्रोडक्शन का। तो ऐसा सोल पर्पस नहीं है ये आपके नॉलेज के प्रोडक्शन का, इसलिए यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं, लेकिन हमें गलत वाले को ही सही बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब बोला है कि जब आप हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हो तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। इट इज़ द ओनली द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, कि यहाँ पर सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव का मतलब जैसे एक लिया, फिर आपने 2 नहीं लिया, 3 लिया, फिर 4 नहीं लिया, फिर 5 लिया, तो एक ऑल्टरनेट पैटर्न में चल रहे हो। तो वही है कि एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहता है जिसका आप टेस्ट कर सको। दूसरा ये आपका सिर्फ नल हाइपोथेसिस होता है जिसको आप टेस्ट करो, या फिर दोनों ही ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है, या फिर आपका दोनों ही ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ नल हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। अब जो रेफरेंसिंग फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसका इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक रूल है एपीए स्टाइल का। तो देखो, इटैलिसाइज टाइटल ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल्स और ऐसे। जर्नल आर्टिकल्स और ऐसे के लिए क्या आप टाइटल को इटैलाइज कर लेते हैं, इटैलिक पे लिखते हैं, या फिर आप इन्वर्ट करते हैं ऑथर के नेम को लास्ट नेम फर्स्ट नेम में बदल देते हैं कि ऑथर का नाम पहला नाम और दूसरा नाम, यानी कि सरनेम और नेम अलग, या फिर आप इटैलिसाइज करते हैं टाइटल को लॉन्गर वर्क्स के लिए जैसे कि बुक्स और जर्नल्स के लिए, या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट देखते हैं। सो जो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज, कोड सेलेक्ट करने इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी सी एंड डी। ऑप्शन नंबर ए ये गलत हो जाएगी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं हमारी, एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर बी सी डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेमिनार। अब इनमें से सेमिनार की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सेमिनार का क्या विशेषता है। तो सेमिनार आपका
एक ये आपकी फॉर्म है एकेडमिक इंस्ट्रक्शन का, या फिर ये इन्वॉल्व करता है क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट को, या फिर ये इन्वॉल्व करता है लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को, या फिर इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन। तो देखिए जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं ये ठीक है आपके एकेडमिक इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्म होता है, जिसके जो कि आपके एकेडमिक्स के समय पर ही आपको एक सेमिनार प्रोवाइड कराया जाता है, जहाँ पर कि एक्सपर्ट्स आते हैं आपके यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से PhD स्कॉलर आते हैं, आपके साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, जिस तरह से बुलाया जाए, और वो क्या करते हैं, उन्होंने जो भी रिसर्च किया है, उनका जो भी फील्ड रहा है, उनका जो भी एक्नॉलेजमेंट रहा है, उस सबको वो आपके सामने डिस्क्राइब करते हैं। वो अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को आपको डिस्क्राइब करते हैं, आपको वो वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज से जो है वो रूबरू कराते हैं। तो ये इस तरह के सेमिनार होते हैं और ये आपके एकेडमिक में कराया जाता है, ताकि आपको क्या हो, हेल्प मिल सके, न्यू फैक्ट्स मिल सके, न्यू नॉलेज मिल सके, और आप भी अपने आप को क्या कर सको, ढाल सको ऐसे एटमॉस्फेयर में। बेसिकली अगर हम बात करते हैं आपके MSc की, क्योंकि MSc या MA की जब आप नेट या रिसर्च में जा रहे हो तो वहाँ तो आपको सेमिनार्स अटेंड करना मस्ट होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना मस्ट रहता है। आप जो सेमिनार होता है वहाँ पर आप क्या करते हो, क्वेश्चनिंग होती है, आप किसी भी एक्सपर्ट ने कुछ बताया वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, आप भी उससे क्वेश्चन पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या केमिकल्स यूज़ किए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहे एंड ऑल, और वो आपको एक आंसर भी करता है। एक डिस्कशन टाइप प्रोसेस रहता है ये, क्योंकि वहाँ पर जब आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो एक डिस्कशन भी हो रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पर डिबेट्स भी होते हैं, कोई एक टॉपिक के फेवर में बोलता है, कोई उसके अगेंस्ट में बोलता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें लेकिन लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं आते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, एंड इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट। ऐसे यहाँ पर स्किल्ड पर्सन नहीं आते, कौशल वाले, मतलब जिसको किसी काम का करने का कौशल होता है, क्षमता नहीं, कौशल, ठीक है। सो A, B and D इज द करेक्ट एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्टस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, व्हाट टूल शुड ही प्रेफर फॉर द स्टडी। यहाँ पर बोला है कि एक जो रिसर्चर है वो इंटरेस्टेड है कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो है उसकी स्टडी करेगा एक अर्बन एरिया में, तो उसको कौन से टूल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, रेटिंग स्केल की, इंटरव्यू की, क्वेश्चनियर की, या फिर शेड्यूल की। तो बिल्कुल जब सर्वे हम करते हैं तो वहाँ पर जो टूल यूज़ होता है वो आपका क्वेश्चनियर का टूल होता है। जैसे कि अगर आप कोई एजुकेशनल सर्वे कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर पता लगाना है कि अपने अलग अलग सेट ले लिए कि 1st to 5th, 6 to 8, ठीक है, 9 to 12, इस तरह से आपने ले लिया। अब आपने ये देखा कि किस ग्रुप में जो है अवेयरनेस ज़्यादा है, ठीक है। अब आपने अलग अलग बोर्ड में ले लिया कि CBSE या फिर आपके UP। अब आपने इन सबसे क्वेश्चनियर फिल कराया था, उस क्वेश्चनियर की बेसिस पे आपने देखा कि कितना कितना, तो आपने एक सर्वे किया, आपने एक रिपोर्ट तैयार की कि क्या होता है 1 से लेके 5 तक के लोगों में इतनी एजुकेशनल अवेयरनेस होती है CBSE बोर्ड की, और UP बोर्ड की में थोड़ी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप सर्वे करते हो तो उसके लिए आपको क्या डेवलप करना होता है, क्वेश्चनियर। आप उनके क्वेश्चन की बेसिस पे डेवलप करते हो कौन बेस्ट है, कौन नहीं है, कितनी कितनी किसमें अवेयरनेस है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। अब आपसे बोला है कि जो एथिकल नॉर्म्स होते हैं रिसर्च में वो किसकी गाइडलाइन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं यहाँ पर, थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी, या फिर डेटा शेयरिंग पॉलिसी। सो जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका दैट इज थीसिस फॉर्मेट। नेक्स्ट अब आपके 13 to 17 क्वेश्चन जो हैं ये आपके पैसेज पे बेस्ड हैं, और पैसेज के क्वेश्चन को हम हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर हम उनके आंसर्स को मार्क करेंगे। When confronted with signing a big card, the author felt like a rabbit in the headlight. What does this phrase mean? तो यहाँ पर ऑथर है, उसने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि एक रैबिट जो है वो हेडलाइट में है, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू दी ऑथर विच वन इज़ नॉट द मोस्ट क्रिएटिव आउटलेट ऑफ परसुइट। अब परसुइट के लिए इनमें से कौन सा क्रिएटिव आउटलेट नहीं रहने वाला है, हैंड राइटिंग, फोटोग्राफी, स्केचिंग या रीडिंग, ये आपको पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट है कि जो एंटायर एग्जिस्टेंस है ऑथर की उसको क्या रिवॉल्व करती है, मतलब किसके चारों तरफ है वो, कंप्यूटर के, मोबाइल फ़ोन के, या फिर टाइपराइटर के, और जिसके भी है उसका आप कोड यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि कितनी टीन्स जो है बिग सर्वे के अकॉर्डिंग डू नॉट ओन अ पेन, कोई पेन नहीं खरीद सकती।
अब यहाँ पर आपका मेन कंसर्न जो रहता है ऑथर का वो क्या है कि जो टीन्स हैं वो सोशल नेटवर्क का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, टीन्स जो है वो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, टीन जो है वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, टीन्स जो है वो हैंड राइटिंग की जो आर्ट है, कला है, उसको भूल चुके हैं। तो टीन्स यहाँ पर मेनली टीनेजर्स के लिए आई थिंक सो कहा गया है, बाकी हम पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं। I read that thing recently where you have to sign a big card, which is a horror unto itself, especially as the keeper of the big card was leaning over me at the time. Suddenly I was on the spot, a rabbit in the headlights, torn between doing a fun message or some sort of in-joke or a drawing. Instead, overwhelmed by the myriad option available to me, I decided to just write good luck, best Joel. It was then that I realized to my horror that I had forgotten how to write. My entire existence is tap letters into computers. यानी कि आप समझिए टाइपराइटर, टैप लेटर्स इनटू कंप्यूटर्स, टाइपराइटर. My shopping lists are hidden in the notes function of my phone. If I need to remember something, I send an email to myself. A pen is something I chew when I am struggling to think. Paper is something I pile beneath my laptop to make it a more comfortable height for me to type on. A poll of 1,000 teens by the stationer's pick found that 1 in 10 don't own a pen. A third have never written a letter, and a half of 13 to 19 years old have never been forced to sit down and write a thank you letter. तो आप यहाँ पर टीन्स के बारे में बात की गई और बताया कि एक सर्वे किया गया कितने % लोगों ने पेन खरीदा ही नहीं, किसी को लेटर लिखना नहीं आ रहा है एंड ऑल. And more than 80% have never written a love letter, 56% don't have letter paper at home, and a quarter has never known the unique torture of writing a birthday card. The most a teen ever has to use a pen is on an exam paper, यानी कि सिर्फ एग्जाम पेपर पे ही जो टीन्स है वो अपना पेन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज सब कुछ अपने फ़ोन में ही करते हैं. Big, have you heard of mobile phones? Have you heard of email, Facebook and Snapchatting? This is the future. Pens are dead. Paper is that. Handwriting is a relic. Handwriting is one of the most creative outlets we have and should be given the same importance as the other arts forms such as sketching, painting और photography. यही है कि हैंड राइटिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन हैंड राइटिंग जो है वो बहुत अच्छा आर्ट है, जैसे कि बाकी सब पेंटिंग, फोटोग्राफी है, ऐसे ही आर्ट, ये भी एक आर्ट है. लेकिन चलिए, तो यहाँ पर जो ऑथर है वो आपको हैंड राइटिंग या फिर जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके थ्रू जो पेन और पेपर ख़त्म होने वाला है उस सब के बारे में यहाँ पर बताना चाह रहा था, एक स्टोरी की तरह अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर शेयर कर रहा था. सो जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. मतलब रैबिट जो है वो हेडलाइट में यानी कि कन्फ्यूज है. अकॉर्डिंग टू दी ऑथर जो मोस्ट क्रिएटिव आउटलेट है परसुएट का, तो वो क्या है आपका, दैट इज रीडिंग. नेक्स्ट इज द एंटायर एग्जिस्टेंस जो है ऑथर का, जो कि रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों तरफ, तो ऑथर का जो एग्जिस्टेंस है वो कंप्यूटर और टाइपराइटर के हैं. ठीक है, तो आपका हो जाएगा, सॉरी टाइपराइटर नहीं, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के लिए है, तो और ए और बी हो जाएगा. ठीक. नेक्स्ट, हाउ मेनी टीन्स एज पर द बिग सर्वे डू नॉट ओन अ पेन. है बताया ना कि सर्वे के अकॉर्डिंग कितने लोगों ने पेन नहीं खरीदा था, तो नहीं खरीदा था 100. नेक्स्ट है कितने मतलब व्हाट इज़ द मेन ऑथर का मेन कंसर्न क्या था, तो मैंने बताया ना वो हैंड राइटिंग, मतलब वो यही कह रहा है कि सब हैंड राइटिंग को भूल जाएंगे, लेकिन हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, जैसे फोटोग्राफी वगैरह है वैसे ही. अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवोल्यूशन ऑफ टीचर आर. जो स्टूडेंट का इवोल्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचर्स का, वो क्या रहता है कि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लें स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब उसकी वीकनेस को जान सकें, या फिर टीचिंग को सीरियसली लें. टेस्ट देने के बाद उन्हें लगे कि हाँ उनकी कमी थी कहीं, या फिर हम कहेंगे कि वो
हेल्प करे, टू हेल्प, ताकि टीचर्स को मदद मिल सके टीचिंग के इनोवेटिव मेथड्स को ढूंढने की, या फिर वो फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। तो बिल्कुल देखिए, हम एनसीएफ की अगर बात करें तो स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। अगर वो फेल हो रहा है तो वो फेल नहीं हो रहा, बल्कि संस्था फेल हो रही है, उसको पढ़ाने वाले टीचर्स फेल हो रहे हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है। इसलिए जब स्टूडेंट का इवोल्यूशन होता है तो वहाँ पर आप टीचर्स को है जो टीचिंग को सीरियसली लेना होगा। उस टू हेल्प, टीचर्स की मदद की जाए ताकि वो इनोवेटिव मेथड्स ढूंढ सके टीचिंग के, और वो फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आइडियाज़ को जो है वो एरियाज़ को जो आइडेंटिफाई कर सके। तो ये आपका बी, सी एंड डी इज़ द करेक्ट, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर आप क्लासरूम कम्युनिकेशन का सेंट्रल पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो जो बिगनिंग होगी डायनामिक पैटर्न ऑफ आइडियाज़ की, इसको आप क्या कहेंगे? सिस्टमाइजेशन, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, आइडिया प्रोटोकॉल, या फिर माइंड मैपिंग। एंड द आंसर गोज विद माइंड मैपिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज। वॉइस का जो एस्पेक्ट होता है स्पीच के अलावा, उसको क्या फिजिकल लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, या फिर डिलीवरी लैंग्वेज आप कहेंगे? तो दैट इज पैरा लैंग्वेज। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स। हर तरह कम्युनिकेशन कैसे इफेक्ट होता है? इफेक्ट होता है रिसेप्शन से, ट्रांसमिशन से, नॉन रेगुलेशन या कंटेक्स्ट से। सो कंटेक्स्ट से। नेक्स्ट है एटीट्यूड, एक्शन और अपीयरेंस जो रहता है कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन का, उसको आप वर्बल कहेंगे, नॉन वर्बल, इनपर्सनल, नरेशनल। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपका नॉन वर्बल रहेगा। मोस्ट ऑफन जो टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन रहता है वह आपका कैसा होता है? तो वह आपका यूटिलिटेरियन होता है, यूटिलिटेरियन। And question number 24 is, in a classroom the communicator's trust level is determined by। क्लासरूम में जो कम्युनिकेटर का जो ट्रस्ट लेवल होता है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं आप? हाइपरबोल के यूज से, या फिर वॉइस लेवल के चेंज से, या फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को यूज़ करके, या फिर आई कॉन्टेक्ट करके। सो आई कॉन्टेक्ट करके, ठीक है, तब पता चलता है कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप जो भी इंटरव्यूअर है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, आप उसके साथ अगर आई कॉन्टेक्ट करके उसको आंसर देते हैं, तो अगर उसको नहीं भी पता होता है कि आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तब भी वो सही लगता है, इसलिए इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आंसर दिया, सही बताया होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रांग नहीं है, आप अपनी उसके साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं डाउटफुल है अपनी ही शिक्षा पे, ठीक है। तो उसका फ़ायदा जो है वो इंटरव्यूअर भी उठाता है। सो इसलिए थोड़ा डरना नहीं है। यहाँ पर वही है आपका। नेक्स्ट है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़। अब यहाँ पर इस सीरीज़ में अगली टर्म जो है वो क्या है? तो इसको आप पैटर्न एक बार अगर देखेंगे तो देखिए 2 के बाद 5 आया है, 5 के बाद तुरंत 10 आ गया है, इसके बाद आपका 17 आया है, 26, दैन 37 आया है। अब आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना ऐड हुआ? +3 ऐड हुआ है, यहाँ आपका +5 ऐड हुआ है, यहाँ अगर देखेंगे तो +7 ऐड हुआ है, यहाँ आपका +9 ऐड हुआ है, और यहाँ पर आपका +11 यूज़ हुआ है। तो अब आपको क्या ऐड करना है? यानी कि 37 में अब आपको कितना 13 ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करोगे तो इट बिकम्स 50, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 50। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।